नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 3 चैप्टर्स की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उस बुक की, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, तो भारत के विदेशी देशों के साथ किस तरीके से रिलेशंस हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 51 जो कि आपको बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो आर्टिकल 51 जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को बताता है, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कोई भी सरकार इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करती है। अब ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी है आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए, एक सरकार आई फिर दूसरी सरकार आई, तो पूरे चांसेस होते हैं कि जो भी उसका प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, तो उसके हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करता है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर उसी फॉरेन पॉलिसी को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनके बीच में कोई कंट्रास्ट ना बने, इंडिया की इमेज ग्लोबली खराब ना हो, इस बात को देखते हुए संविधान के अंदर आर्टिकल 51 के तहत कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि इंडिया के अंदर सरकार चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी वो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी। तो उन बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़े सिंपल से 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड टू मेंटेन इट। भारत जो है दुनिया विश्व शांति को बनाए रखता है और उसके साथ साथ उसको पूरी दुनिया में प्रमोट करता है। तो ये पहला बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस अमंग द नेशंस। भारत जो है हमेशा से ही दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और इज्जतदार संबंध बनाने में भरोसा रखता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं, फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उन जितने भी समझौते किए जाते हैं, भारत उसको प्रॉपरली फॉलो करता है। ऐसे आपने देखा भी होगा कि पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो कोई भी समझौता करके जाता है, कोई भी ट्रीटी बना के जाता है, कोई भी एग्रीमेंट साइन करके जाता है, तो आने वाले सभी सरकारें, सभी प्राइम मिनिस्टर्स उन ट्रीटीज़ को फॉलो करती हैं। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, टू एनकरेज द नेगोशिएशन ओवर द कन्फ्लिक्ट। ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है कि भारत हमेशा से ही जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन को बढ़ावा देता है, मतलब बातचीत को बढ़ावा देता है। डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स, डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी लड़ाई को सॉल्व करने में भरोसा करता है, रेदर देन द कन्फ्लिक्ट, बजाय की लड़ाई झगड़े के। तो ये आर्टिकल 51 के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और इन्हीं 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम डिटेल में ना पढ़ते हो, सिर्फ 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे। पंचशील एग्रीमेंट जो है सबसे पहले भारत और चीन के बीच में साइन हुआ। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रीमियर थे उस वक्त ज़ऊ एनएलआई, तो इन दोनों लीडर्स के बीच में साइन हुआ। पंचशील एग्रीमेंट बिल्कुल नाम से क्लियर है। पंचशील एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो शांति के 5 सिद्धांत थे, उन 5 सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया। और बड़ा सिंपल सा मोटिव था इसका, दोनों ही देशों के जो रिलेशंस है इंडिया और चाइना के, उसको स्ट्रॉन्ग करना और दोनों के बीच में पीस को स्टैब्लिश करना। तो ये साइन किया गया 29 अप्रैल 1954 को। तो ये था पंचशील एग्रीमेंट जो कि 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे तिब्बत इशू की। तिब्बत की दोस्तों बात की जाए तो 4 मार्क्स में तिब्बत इशू आपका आता है एग्जाम में। बात करते हैं सबसे पहले, तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट हिस्टोरिकली कॉज द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो तिब्बत एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे भी क्योंकि तिब्बत को लेके ही भारत और चीन के जो रिलेशंस हैं वो खराब होना शुरू हुए। दोस्तों, इन 1950 चाइना टुक कंट्रोल ओवर द लार्ज सेक्शन ऑफ द तिब्बत एंड द पॉपुलेशन ऑफ द तिब्बत अपोज दिस टेक ओवर। तो क्या मतलब है इसका? बड़ा सिंपल सा है कि
चाइना ने 1950 के टाइम पर तिब्बत के बहुत सारे लैंडमार्क एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था और तिब्बतीन पॉपुलेशन इस चीज़ का पूरी तरीके से विरोध कर रही थी। आप इसको आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, तिब्बत एक छोटी सी जगह है जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर लाई करता है। चाइना का ये मानना है कि तिब्बत जो है पूरी तरीके से चाइना की टेरिटरी में आता है, मतलब चाइना के अंडर में आता है, और इसकी कंट्रास्ट जाके तिब्बत का मानना ये है कि तिब्बत एक आज़ाद देश है और चाइना ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर टेक ओवर कर रखा है। तो इंडिया की बात की जाए, इंडिया ट्राई टू परसुएड द चाइना ओवर द तिब्बतियन इंडिपेंडेंस। तो भारत जो है इस दोनों मैटर के बीच, इन दोनों देशों के बीच में पूरी तरीके से तिब्बत के इंडिपेंडेंस के क्लेम को सपोर्ट करता है। भारत का मानना है कि तिब्बत को आज़ादी मिलनी चाहिए चाइना से, तो ये चीज़ चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इन द 1958 देयर वाज एन आर्म्ड अपराइजिंग इन द तिब्बत अगेंस्ट दिस टेक ओवर। तो 1958 के टाइम पे ये जो तिब्बतीन पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रही थी चाइना के खिलाफ, वो ज़्यादा बढ़ गया और ये सशस्त्र विद्रोह तक चला गया। मतलब वहाँ के जो लोग थे 1958 में हथियार लेकर अपनी आज़ादी के लिए चाइना के खिलाफ लड़ने लगे। और इसके अपोजिट में आपको लगता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़ कि तिब्बत के जो पॉपुलेशन है वो इतने बड़े चीन का सामना कर सके। इसका नतीजा क्या निकला? इन 1959 दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर्स एंड इंडिया गिव द शेल्टर टू द दलाई लामा एंड इट्स फॉलोअर्स। तो वहाँ के जो रिलीजियस धर्मगुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, तो दलाई लामा जो है 1959 के अंदर अपने फॉलोअर्स के साथ तिब्बत के बॉर्डर क्रॉस करके अपनी जान बचाने के लिए इंडिया के अंदर आ गए और इंडिया ने पूरी तरीके से दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को पूरी तरीके से शेल्टर दिया। और ये जो स्टेप था भारत का कि दलाई लामा और तिब्बतीन पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर रहने के लिए जगह देना, इट वाज कम्प्लीटली नॉट लाइक्ड बाय द चाइना। ये पूरी तरीके से चाइना इस चीज़ के विरोध में था और ये चीज़ चाइना को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से जो तिब्बत का जो इशू था वो एक टेंशन बन गया, एक रीज़न बन गया जहाँ से भारत और चीन के बीच में रिलेशन ख़राब होना शुरू हो गए। बड़ी सिंपल सी बात है, जब लड़ाई चाइना और तिब्बत की थी तो इंडिया और चाइना कोई लिंक नहीं था, लेकिन जैसे ही इंडिया ने तिब्बत को सपोर्ट किया, उसकी आज़ादी को सपोर्ट किया, तो डेफिनेट सी बात है ये बात चीन को किसी भी तरीके से समझ या पसंद नहीं आएगी। सिंपल सी बात आप अपने एग्जाम्पल पे भी देख सकते हो। अगर आपके कोई भी दो फ्रेंड है, दो दोस्त हैं और इनके बीच की में लड़ाई होती है, आप धर्म संकट में होंगे, आप जिसका भी एक का साथ देंगे तो दूसरे के साथ आपकी फ्रेंडशिप खराब होने के चांसेस पूरे हैं। तो इसी तरीके से आप तिब्बत इशू को समझ सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करते हैं चाइनीज़ इन्वेजन की। तो चाइनीज़ इन्वेजन 1962, ये टॉपिक भी आपका 4 से 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, चाइना ऑलरेडी इंडिया से भरा बैठा था, भरा इन द सेंस चिढ़ा हुआ बैठा था तिब्बत के इशू को लेके, और अब चाइना पूरी तरीके से मौका ढूंढ रहा था कि कैसे भारत के खिलाफ इस चीज़ को यूज़ किया जाए। वो मौका कैसे मिला? चाइना क्लेम करता है कि भारत के अंदर 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि भारत के नहीं बल्कि चाइना के पार्ट हैं। ये दोनों एरियाज़ हैं कौन कौन से? एक तो अस्काई चीन इन द पार्ट ऑफ लद्दाख इन द रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख के अंदर एक छोटी सी जगह है अस्काई चीन, जिस पे दावा करता है कि ये चीन का हिस्सा है, चीन का ऐसा मानना है। और दूसरा सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी ऐसे हैं जो कि चीन मानता है कि ये भी उसी का पार्ट है। तो ये ड्रैगन की पॉलिसी शुरुआत से रही है। चीन शुरू से ही एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करता रहा है, मतलब ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये जगह भी मेरी है। तो हमेशा से एक्सपेंशन पॉलिसी को चीन अडॉप्ट करता हुआ है। हालांकि इंडिया और चीन के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर तिब्बत इशू भी है, आपका चाइनीज़ इन्वेजन भी है, और जो लेटेस्ट इंडिया और चाइना फेस ऑफ हुआ है उसके बारे में भी है, गालवान वैली भी, इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो बना रखा है। इंडिया और चाइनीज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो ये जब डिस्प्यूट हुआ इन दोनों एरियाज़ के ऊपर, चाइना क्लेम करने लगा दीज वर द पार्ट्स ऑफ द चाइनीज़ टेरिटरी। तो डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग डिस्कशंस अमंग द लीडर्स, दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व। बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट चले भारत और चीन के बीच में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट सब तक चल ही रहे थे, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल के आ रहा था। तो ड्यूरिंग दीज डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स China instantly launched a massive invasion in October 1962
ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स। तो ये बातचीत अभी तक चल ही रही थी। अभी हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंगली यही था कि दोनों ही देश म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे, एक दूसरे के बॉर्डर डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अभी हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था और इसके बाद अभी बातचीत चल ही रही थी बहुत सारी इंडिया और चाइना की। इतने में ही चाइना ने क्या किया, उन दोनों ही डिस्प्यूटेड रीजन्स के ऊपर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। तो इंडिया किसी भी तरीके से इस वॉर के लिए तैयार नहीं था और इस लड़ाई के अंदर इंडिया की हार हुई। तो द वॉर फाइनली डेंटेड द इंडियाज इमेज इन द इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। इस हार ने इंडिया की इमेज काफ़ी हद तक खराब की। फाइनली चाइना लॉन्च्ड अ यूनिलेटरल सीजफायर एंड विड्रू इट्स ट्रूप टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन। फाइनली चाइना ने यूनिलेटरल सीजफायर डिक्लेयर कर दिया लड़ाई के बाद। यूनिलेटरल सीजफायर का मतलब संघर्ष विराम। इसका मतलब होता है कि कोई भी, मतलब चाइना ने जहां से हमला करना शुरू किया था वो वापस उसी एरिया में वापस आ गया था, वहीं से जहां से शुरुआत की थी वहां वापस आ गया। तो इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल सीजफायर, संघर्ष विराम। तो इस लड़ाई के अंदर इंडिया की हार हुई और ये था इंडिया और चाइनीज इन्वेजन, जो कि 4 से 6 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।